गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं बच्चों एग्जामपुर आईएएस पीसीएस चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का। और कल का सेशन बच्चों आपका पानीपत तृतीय युद्ध था, यानी अभी तक आपने मराठों में बच्चों आपने शिवाजी को पढ़ा, शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पढ़ा और उसके साथ साथ आपने पेशवा शासन को भी पढ़ा। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे आपको बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे शिवाजी के प्रशासन की। ठीक, और प्रशासन के माध्यम से ही बच्चों कहीं न कहीं कोई भी सत्ता जो होती है वो एक लंबे समय तक स्टेब्लिश होती है। ठीक, तो शिवाजी के प्रशासन की चर्चा करेंगे बच्चों, और शिवाजी प्रशासन के आधार पर ही कहीं न कहीं शेरशाह सूरी से आपको अलग दिखाई देंगे। कैसे? रीजन है बच्चों, कहा जाता है कि शेरशाह सूरी और शिवाजी दोनों की अगर पृष्ठभूमि को हम देखें तो दोनों की पृष्ठभूमि बच्चों कहीं न कहीं इक्वल आपको दिखाई देगी। दोनों एक विरासत में किसी राज सत्ता के भोग से पैदा नहीं हुए थे, दोनों ने अपने ही योगदान और नेतृत्व से राजमहलों का और राज्यों का निर्माण किया। लेकिन अगर हम शिवाजी और शेरशाह सूरी की तुलना करें बच्चों, तो शेरशाह सूरी कहीं न कहीं बच्चों शिवाजी के सामने कमजोर प्रतीत होता है। और इसलिए होता है क्यों, उसका कारण यह है कि शिवाजी बच्चों जिस राज्य का निर्माण किए वो एक लंबे समय तक क्या रहा, स्टेब्लिश रहा। लेकिन शेरशाह सूरी जो है बच्चों जिस राज्य का निर्माण करता है वो बहुत लंबे समय तक स्टेब्लिश नहीं रह पाया। और ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा होता है उनकी नीतियों और उनकी व्यवस्थाओं के कारण। तो शिवाजी ने अपने राज्य को एक बेहतर स्थायित्व देने के लिए उन्होंने किस तरह की नीतियों का या किस तरह के नियमों का प्रतिपादन किया, तो वह बच्चों आज हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि शिवाजी ने किस तरह से एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी, एक ऐसे प्रशासन का निर्माण किया जिसके आधार पर आने वाले एक लंबे समय तक मराठा साम्राज्य बच्चों क्या रहा, टिका रहा। ठीक, चलिए तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि हमारा 5 मार्च दिन में 11 बजे एक बेहतरीन प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, मिशन 1000 सिलेक्शन। ठीक है, तो मिशन 1000 सिलेक्शन जो हमारा प्रोग्राम अनाउंस किया गया है बच्चों, इसे ध्यान रखिएगा सभी लोग। यहां से आपको बच्चों एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ क्लासेस आपको दी जाएंगी यूट्यूब की, ताकि आप जो है अपनी ग्रोथ, अपना रिजल्ट आप पॉजिटिव कर सके। तो 5 मार्च को 11 बजे आप सभी को जुड़ना है बच्चों हमारे इस प्लेटफॉर्म से। 5 मार्च 11 बजे आप सभी को हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना है। ठीक है, देखिए यहां पे बच्चों कहते हैं कि मिशन 1000 के बाद बच्चों आप देख रहे होंगे कि आज हम क्या करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे बच्चों थोड़ा सा आज पीपीटी की हमने सहायता लिया है। ठीक, और सहायता इस वजह से लिया है क्योंकि मुझे निकलना था बच्चों, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा पीपीटी की मदद ले लिया। मुझे चूंकि अभी ट्रेवल करना है, ठीक है, इसलिए आपको क्लास थोड़ा सा पहले दे रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं शिवाजी के प्रशासन, कहा जाता है बच्चों शिवाजी का प्रशासन कैसा था, एक निरंकुश शासक। शिवाजी बच्चों, शिवाजी कैसे शासक थे? एक निरंकुश शासक थे। कैसे शासक थे बच्चों? एक निरंकुश शासक हुआ करते थे। निरंकुश का क्या मतलब होता है? देखिए निरंकुश का क्या मतलब होता है बच्चों? शिवाजी का शासन कैसा था? निरंकुश शासन हुआ करता था। निरंकुश का क्या मतलब होता है? निरंकुश का मतलब होता है कि किसी भी मामले में, किसी भी विषय क्षेत्र में, चाहे वो रेवेन्यू का मामला हो, चाहे वो प्रशासन का मामला हो, चाहे वो दंड का मामला हो, चाहे वो सैनिक नेतृत्व का मामला हो, किसी भी संदर्भ में अगर डिसीजन अंतिम रूप से राजा के द्वारा लिया जा रहा है तो उसे कहा जाता है निरंकुश सत्ता, यानी अंतिम निर्णय राजा के द्वारा यानी शिवाजी के द्वारा लिया जाता था। यानी समस्त शक्तियां किसके हाथों में निहित थी? शिवाजी के हाथों में निहित थी बच्चों। लेकिन उसका जो संचालन है वो किसके द्वारा होता है? अष्टप्रधान के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा होता है? अष्टप्रधान के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अष्टप्रधान। देखिए अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज दो शब्द आते हैं बच्चों, एक अष्टप्रधान शब्द आता है और दूसरा अष्टदिग्गज शब्द आता है। अष्टप्रधान जो शब्द है बच्चों ये शिवाजी के लिए उपयोग होता है, जिसमें इनके 8 मंत्रियों को शामिल किया गया है बच्चों, जिसमें इनके 8 मंत्रियों को शामिल किया गया है। 8 मंत्रियों को शामिल किया गया है। जबकि जो अष्टदिग्गज हैं, ये अष्टदिग्गज बच्चों कौन है? 8 कवि हैं। ये कौन है? 8 कवि हैं जो कहां रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। जो कहां पे रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे बच्चों। और कृष्णदेव राय जो है ये आपके शासक हैं कहां के? विजयनगर के। ये बच्चों शासक हैं कहां के? विजयनगर के शासक हैं कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के दरबार में ये रहने वाले अष्टदिग्गज जो है ये क्या है? 8 कवि हैं। और वहीं पर अष्टप्रधान जो है बच्चों वो क्या है? वो शिवाजी के 8 मंत्री हैं, जिनके सहयोग से शिवाजी का संशासन क्या होता था? संचालित होता था। ठीक, दूसरी बात बच्चों कहें
कहा जाता है कि शिवाजी के प्रशासन को अगर आप देखेंगे तो शिवाजी के प्रशासन का जो स्वरूप है बच्चों वो हमारे दक्षिण भारत के राज्यों में अधिकतम आपको दिखाई देगा। तो कहा जाता है कि शिवाजी ने जिस प्रशासन जिस ब्यूरोक्रेसी को बनाया उसमें हमें दक्षिण के राज्यों के अस्तित्व दिखाई देते हैं, यानी कहीं न कहीं शिवाजी ने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के जो राज्य हुआ करते थे उन राज्यों से बहुत कुछ इन्होंने क्या किया, सीखा और उसे अपने प्रशासनिक व्यवस्था में क्या किया, इंप्लीमेंट किया बच्चों, उसे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या किया, इंप्लीमेंट किया। ठीक, तो आप कह सकते हैं यहां कि शिवाजी के प्रशासन पर बच्चों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन राज्यों का क्या है, प्रभाव दिखाई देता है। इन राज्यों का बच्चों प्रभाव दिखाई देता है, यानी शासन नीतियों में और प्रशासन में बहुत सारे ऐसे लक्षण आपको दिखेंगे जो पहले दक्षिण भारतीय राज्यों में चला करते थे। जैसे आप भू राजस्व व्यवस्था में आप देखेंगे बच्चों कि भू राजस्व व्यवस्था में शिवाजी ने क्या किया था, भू राजस्व व्यवस्था में शिवाजी ने बच्चों रैयतवाड़ी को लागू किया था। और आपको पता है रैयतवाड़ी सबसे पहले अहमदनगर में बच्चों लागू की गई थी, ठीक है, मलिकंबर के द्वारा। तो कहीं न कहीं मलिकंबर से बच्चों इन्होंने क्या किया, सीखा। शिवाजी की युद्ध नीतियों को अगर आप देखें, जो युद्ध नीति शिवाजी ने अपनाया जिसे गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहा जाता है, यानी छिप के वार करना बच्चों, वह युद्ध शैली भी पहले अहमदनगर के लोगों ने अपनाया था। तो कहीं न कहीं चाहे ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासन में हो, चाहे बच्चों आपके युद्ध शैली में हो, दोनों स्थानों पर बच्चों आपको ये लक्षण क्या होंगे, दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात, उससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे बच्चों, जब भी हम प्रशासन पढ़ते हैं तो हमें प्रशासन का कौन सा स्वरूप अपनाना चाहिए। देखिए जब आप पढ़ते हैं प्रशासन बच्चों, तो प्रशासन में पढ़ा क्या जाता है, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, केंद्रीय प्रशासन। सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है बच्चों, केंद्रीय प्रशासन पढ़ते हैं। उसके बाद हम राज्य प्रशासन पढ़ेंगे, स्टेट ब्यूरोक्रेसी यानी राज्य प्रशासन पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, राज्य प्रशासन, फिर बच्चों जिला प्रशासन, फिर आपका क्या होता है, जिला प्रशासन होता है। और जिला प्रशासन के बाद आपका जो है ग्राम प्रशासन होता है। जिला प्रशासन के बाद आपका क्या होता है बच्चों, ग्राम प्रशासन होता है। जिला प्रशासन के बाद आपका क्या होता है, ग्राम प्रशासन होता है। ठीक, तो ये आपकी क्या होती है, ये सीरीज होती है बच्चों। लेकिन इसके साथ साथ हमें पैरेलल में आपको दंड प्रशासन भी पढ़ाना होता है। पैरेलल में बच्चों दंड प्रशासन भी पढ़ना होता है, आपको राजस्व प्रशासन भी पढ़ना होता है, राजस्व प्रशासन भी पढ़ना होता है। आपको बच्चों आपको जो है सैन्य प्रशासन भी पढ़ना पड़ता है, सैन्य प्रशासन, राजस्व प्रशासन और दंड प्रशासन। जब तक आप इन सारे प्रशासन को आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका वह प्रशासन का जो टॉपिक है बच्चों वो कंप्लीट नहीं होगा। यानी इवन कहने का मतलब जब आप पीसीएस का एग्जाम देने जाते हैं और आपसे पूछ लेता है कि आप शिवाजी के या मराठा राज्य के प्रशासन का उल्लेख करिए या विवरण दीजिए, बच्चों सेशन को शेयर करते रहिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, सेशन को लाइक एंड शेयर करिए, फटाफट जल्दी करिए। तो जब आप जाते हैं एग्जाम देने बच्चों, मेंस का एग्जाम देने जब आप जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि कहीं न कहीं आपसे अगर प्रशासन पूछा है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे केवल केंद्रीय प्रशासन को दिखाकर चले आते हैं, केवल केंद्रीय प्रशासन को डिटेल करके वो क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। जबकि ये बच्चों सरासर क्या है, गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगर वो प्रशासन को इंडिकेट किया है कि आप केंद्रीय प्रशासन बताइए या राजस्व प्रशासन बताइए या प्रांतीय प्रशासन बताइए, तब आप वहां क्या करते हैं, प्रांतों का उल्लेख करते हैं और केवल उसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक को आप इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसने ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि आपको राज्य प्रशासन दिखाना है या प्रांतीय प्रशासन दिखाना है, तब ऐसी कंडीशन में आपको पूरे प्रशासन को क्या करता है, क्या करना होता है, दिखाना होता है। तब आपको पूरे प्रशासन को बच्चों क्या करना होता है, दिखाना होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब तक हम पूरे प्रशासन को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा ये प्रशासन बच्चों कंप्लीट नहीं होता है। आइए अब देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, केंद्रीय प्रशासन। सबसे पहले क्या देखेंगे, केंद्रीय प्रशासन देखेंगे। सबसे पहले बच्चों केंद्रीय प्रशासन देखेंगे। आइए देखिए, केंद्रीय प्रशासन का मतलब होता है, जैसे भारत के प्रशासन को अगर आपको पढ़ना हो तो भारत का प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन माने दिल्ली से जो प्रशासन शुरू होता है, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो ब्यूरोक्रेसी है, उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रीय प्रशासन कहेंगे बच्चों।
देखिए, कहते हैं केंद्रीय प्रशासन की अगर बात करें तो शिवाजी के प्रशासनिक मॉडल का आधार कौटिल्य एवं शुक्राचार्य की प्रशासकीय नीति थी बच्चों। कहा जाता है कि शिवाजी के प्रशासनिक मॉडल का आधार कौटिल्य एवं शुक्राचार्य की प्रशासकीय नीति थी। अगर आपसे पूछा जाए कि कौटिल्य की शिवाजी की प्रशासनिक नीतियों में किसके गुण या किसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप कहेंगे कौटिल्य और शुक्रानीति की। और आप जानते हैं शुक्राचार्य की नीतियां बच्चों बहुत ही फेमस है। कौटिल्य की नीतियां भी प्रशासन के लिए बहुत ही फेमस है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में कहा करता था कि राजा ऐसा होना चाहिए जिससे जनता कभी भी किसी भी समय और किसी भी स्थान पर मिल सके। इवन वह अगर अपने अंतः कक्ष में है तो वहां भी जनता उस राजा से आसानी से क्या हो, मिल सके। ऐसा राजा होना चाहिए। राजा को अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब इतिहास का ज्ञान होगा तभी एक बेहतरीन राज्य का या साम्राज्य का आप क्या कर पाओगे, निर्माण कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक बच्चों कहीं न कहीं एक कला आपके अंदर होनी चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए, राज्य की नीतियां कैसी होनी चाहिए, राज्य का शासन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें बच्चों क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, कहते हैं कि यदुनाथ सरकार ने इस मॉडल को क्या नाम दिया है। यदुनाथ सरकार ने इस मॉडल को क्या नाम दिया है। यदुनाथ सरकार ने इस मॉडल को मध्ययुगीन राजतंत्र की संज्ञा दिया है। यदुनाथ सरकार ने इसे मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना माना है। यदुनाथ सरकार ने इसे क्या माना है बच्चों, यदुनाथ सरकार ने इस मॉडल को मध्ययुगीन राजतंत्र की अनोखी घटना माना है। यानी कहने का मतलब है कि शिवाजी का प्रशासन जिस तरह से डेवलप किया गया वह एक क्रांतिकारी घटना थी बच्चों। और यह संज्ञा कौन देता है, यदुनाथ सरकार देते बच्चों। किसे, शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन को। क्योंकि इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था इससे पहले मुगलों के समय नहीं थी बच्चों। जिस तरह की प्रशासनिक संरचना का विकास शिवाजी ने किया, उस तरह की प्रशासनिक संरचना का डेवलपमेंट मुगलों के समय बच्चों नहीं था। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, मुगलों के समय नहीं था। ठीक है, कहते प्रशासन के सबसे ऊपर कौन होता था, छत्रपति। प्रशासन में बच्चों सबसे ऊपर कौन होता था, छत्रपति। छत्रपति माने राजा, यानी जैसे मुगलों में बादशाह होता था वैसे ही मराठों में कौन होता था, छत्रपति। और आपको याद है ये छत्रपति की उपाधि किसने लिया था, शिवाजी ने लिया था बच्चों। कब लिया था, जब उन्होंने रायगढ़ में 1674 में जब उन्होंने क्या किया, हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण किया बच्चों। और जब उन्होंने अपने को क्या किया, राजधानी बनाया रायगढ़ को, अपने को हिंदू पद पातशाही की उपाधि लिया, छत्रपति की उपाधि धारण किया। तो छत्रपति जो होता था वो राजा को माना जाता था बच्चों। तो सबसे ऊपर ब्यूरोक्रेसी में कौन होता था, छत्रपति होता था। यानी सबसे ऊपर कौन होगा, छत्रपति। और अंतिम निर्णय कौन लेगा, छत्रपति लेगा। बाकी सब उसके बच्चों क्या होते, नीचे होते हैं। हाँ, जो अष्टप्रधान है बच्चों, अष्टप्रधान में सबसे ऊपर पेशवा होता था। ठीक, पेशवा छत्रपति के नीचे होता है। कहते हैं कि छत्रपति जो भी ऑर्डर इशू करता है, छत्रपति जो भी आदेश इशू करता है, उस पे छत्रपति के साथ साथ किसकी मुहर लगती है, पेशवा की मुहर लगती है। उस पे छत्रपति के साथ किसकी मुहर लगती है, पेशवा की मुहर लगती है बच्चों। ठीक है, तो प्रशासन के शीर्ष पर छत्रपति था, जो कि सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु होता था। यानी सारी शक्तियां, चाहे वो राजस्व की हो, चाहे वो दंड सिद्धांत की हो, चाहे वो सेना के नेतृत्व की हो, सारी शक्तियां किसके हाथों में होती थी, छत्रपति के हाथ में होती हैं। ठीक है, कह रहा इसके नीचे अष्टप्रधान होते थे। महत्वपूर्ण है कि 8 मंत्रियों वाली एक क्या थी, मंत्रिपरिषद थी। ये जो अष्टप्रधान है बच्चों, ये 8 मंत्रियों वाली क्या है, एक मंत्रिपरिषद है। 8 मंत्रियों की क्या है, मंत्रिपरिषद। 8 मंत्रियों की मंत्रिपरिषद है बच्चों। ये क्या है, 8 मंत्रियों की एक मंत्रिपरिषद है। ठीक है बेटा, जाते समय थोड़ा सा ना दरवाजा वो कर देना। ठीक है, तो 8 मंत्रियों की ये क्या है, मंत्रिपरिषद है बेटा। ठीक, कहते हैं कि शिवाजी का जो प्रशासन है उसमें 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे बच्चों। ये क्या होते थे, शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। अब इसको समझना है आपको, सचिव का मतलब क्या होता है। देखिए, मंत्री और सचिव में क्या अंतर, जो शिवाजी के 8 जो है, जो शिवाजी के बच्चों कह रहा कि 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति काम करते थे, ना कि मंत्री के।
प्रत्येक मंत्री सीधे छत्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता था। अष्टप्रधान के किसी भी मंत्री का पद आनुवंशिक नहीं है। यानी जो अष्टप्रधान के मंत्री होते थे, जो अष्टप्रधान में 8 मंत्री हैं, ये मंत्री वर्तमान भारत के मंत्री की तरह नहीं है। अगर वर्तमान भारत के मंत्रियों को देखा जाए तो चाहे रक्षा मंत्री हो या होम मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो, जितने भी मिनिस्टर हैं वो अपने विभाग के संदर्भ में डिसीजन लेने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यहां पर डिसीजन लेने के लिए अष्टप्रधान अपने अपने विभाग में स्वतंत्र नहीं थे। वो सिर्फ अपने विभाग से संबंधित विषयों में सलाह दे सकते थे। क्या कर सकते थे? सलाह दे सकते थे। जस्ट लाइक आज का सचिव, जो आज का सचिव होता है, जैसे चाहे वो फाइनेंस सचिव हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री का सचिव हो, बच्चों हमेशा वो क्या करता है, प्रधानमंत्री को या संबंधित मंत्रालय के मंत्री को क्या करता है, सलाह देता है। तो मंत्री जो वर्तमान भारत में जो मंत्री है वो क्या है, वो अपने मामले में डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन शिवाजी का जो मंत्री है वो वर्तमान भारत के सचिव के जैसा है, क्योंकि सचिव जो होता है वह क्या करता है, सिर्फ सलाह देता है। तो वैसे ही शिवाजी के समय इन 8 मंत्रियों का दल था जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। और इस अष्टप्रधान में सभी लोग बच्चों क्या करते थे, अपने विभाग से संबंधित विषयों में ये क्या करते थे, सलाह देते थे सिर्फ, कि भाई, और उस सलाह को छत्रपति मानने ना मानने के लिए क्या था, स्वतंत्र था। वो उस विषय को या उस सलाह को माने या ना माने, ये उसका अपना डिसीजन होता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये अपना डिसीजन होता था। ठीक है अपना डिसीजन होता था। अष्टप्रधान के किसी भी मंत्री का पद बच्चों क्या होता था, आनुवंशिक होता था। ठीक है, तो अष्टप्रधान के किसी भी मंत्री का पद आनुवंशिक नहीं था। यहां पे ध्यान रखिएगा, अष्टप्रधान के किसी भी मंत्री का पद आनुवंशिक नहीं था। हाँ, सीधी सी बात। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो अष्टप्रधान हैं उनका पद बच्चों आनुवंशिक नहीं है। इसका मतलब है कि अगर आप में योग्यता नहीं है तो आप उस पद से क्या किए जाओगे, हटा दिए जाओगे बच्चों। यानी ऐसा नहीं है, जिस तरह गुप्त काल को आप पढ़ते हैं तो गुप्त काल में आपने देखा है कि गुप्त काल में एक बार जो पद किसी को दिया गया, आने वाली उसकी सनातन उस पद को धारण करती है। और वंशानुगत शासन बच्चों हमेशा क्या होता है, अयोग्य होता है। वंशानुगत शासन क्या होता है, अयोग्य होता बच्चों, अयोग्यता को धारण कर लेता है। भाई सीधी सी बात है, अगर आपका लड़का ये जान जाए कि पिताजी हमारे आईएएस हैं तो अगला आईएएस मैं बनूंगा, तो क्या वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। शिवाजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करूंगा कि अगर तुम्हारे पिता आईएएस हैं तो तुम भी आईएएस बनो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उन्होंने पदों का वंशानुकरण नहीं किया। ठीक, योग्यता ही पद धारण करने का क्या होगा, माध्यम होगा। शिवाजी के प्रशासन में बच्चों योग्यता ही पद धारण करने का माध्यम होगा। बुलजले हेग क्या कहते हैं, बुलजले हेग कहते हैं कि 8 मंत्रियों की संस्था का गठन बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम द्वारा किया गया था। यानी शिवाजी ने यह अष्टप्रधान की जो संकल्पना लिया उसको नकल उन्होंने कहां से किया, बहमनी राज्य से। बच्चों आपको याद होगा दक्षिण भारत में जो राज्य हुआ करते थे, बहमनी और विजयनगर। बच्चों दक्षिण भारत में 2 राज्य हुआ करते थे, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य हुआ करते थे। और बहमनी साम्राज्य में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम। सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम बच्चों, सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम ने 8 मंत्रियों की एक क्या बनाया था, संस्था बनाया था। इन्होंने 8 मंत्रियों की बच्चों क्या बनाया था, एक संस्था बनाया था। ठीक है, इन्होंने 8 मंत्रियों की एक संस्था बनाया था। ठीक है, कहते हैं कि 8 मंत्रियों की संस्था बनाया था और इसी की कॉपी किया किसने, शिवाजी ने। बच्चों इसी की कॉपी किया किसने, शिवाजी ने। ठीक है, शिवाजी ने इसी की क्या किया, कॉपी किया बच्चों, शिवाजी ने इसी की कॉपी किया। अष्टप्रधान में पहला कौन होता था, पेशवा। अष्टप्रधान में सबसे पहला कौन था बच्चों, पेशवा होता था। ठीक, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं बच्चों। तो सबसे पहला आपका कौन होता है, प्रधानमंत्री, यानी पेशवा होता है। कहते पंत प्रधान या इसे उपराजा भी कहा जाता था। इसका कार्यालय क्या होता था, हुजूर दफ्तर। इसके कार्यालय को क्या कहते थे, इसका जो कार्यालय होता था उसे हम क्या कहते हैं, हुजूर दफ्तर। इसके कार्यालय को हुजूर दफ्तर कहा जाता है।
इसके कार्यालय को बच्चों हम क्या कहते हैं? हुजूर दफ्तर कहते हैं। ठीक है, इसके कार्यालय को क्या कहते हैं? हुजूर दफ्तर कहते हैं। ठीक, कहते हैं राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन करता था कौन? पेशवा। यानी अगर राजा नहीं है तो उसके बाद उसके कार्यों का संचालन कौन करेगा मेरे लाल? पेशवा करेगा। और कहा जाता है कि जब राजा यानी छत्रपति कोई भी निर्णय लेता था तो उस निर्णय पर एकमात्र व्यक्ति की मोहर जरूरी होती थी, वह व्यक्ति था पेशवा। बाकी अष्टप्रधान में किसी की मोहर जरूरी नहीं होती थी। ठीक है, कहते हैं जब राजा बाहर होता था तो उसके राज्यों का, उसके अधिकारों का संचालन कौन करता था? पेशवा करता था बच्चों। ठीक, शिवाजी का पेशवा मोरोपंत होता था। शिवाजी का पेशवा मोरोपंत पिंगले था। अहमदनगर में पेशवा एक खास उपाधि थी बच्चों। जो अहमदनगर क्षेत्र है वहां पेशवा क्या थी? एक टाइटल थी। वहां पेशवा क्या थी? एक टाइटल थी बच्चों। वहां पर पेशवा क्या थी? एक टाइटल थी। ठीक, कहते कि यहां कान्होजी नरसिंह मलिकंबर को पेशवा की उपाधि प्राप्त थी। यानी अहमदनगर में दो थे बच्चों। कहा जाता है कि अहमदनगर क्षेत्र में पेशवा एक उपाधि हुआ करती थी, जबकि मराठों में पेशवा क्या है? एक पद है, एक मंत्री का पद है। ध्यान समझिएगा, दोनों के डिफरेंशिएट करिएगा, दोनों में अंतर है। अहमदनगर जो राज्य है बच्चों, अहमदनगर मुसलमानों का क्षेत्र है और अहमदनगर में पेशवा एक टाइटल है। और वहां पर अहमदनगर में कान्होजी नरसिंह और मलिकंबर, इन दोनों को पेशवा की टाइटल मिली हुई थी। इन दोनों को पेशवा की टाइटल मिली हुई थी। जबकि यही पेशवा मराठा क्षेत्र में क्या है? एक पोस्ट है, एक पद है। ये क्या है? ये एक पद है, एक पोस्ट है बच्चों। ये एक पोस्ट यानी एक पद है। ठीक, मजूमदार दूसरा, पेशवा माने अष्टप्रधानों में पहला ये हो गया। अष्टप्रधान में नंबर 1 पेशवा होता है, नंबर 2 मजूमदार या अमात्य, नंबर 2 मजूमदार या अमात्य। नंबर 2 पे कौन होता है? मजूमदार या अमात्य होता है। नंबर 2 पे मजूमदार या अमात्य होता है। अब देखिए, कहते हैं राज्य का वित्त मंत्री था, ये फाइनेंस मिनिस्टर था बच्चों। ये फाइनेंस सेक्रेटरी, आधुनिक समय में इसे क्या कह सकते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी कह सकते हैं, वित्त सचिव कह सकते हैं बच्चों। इन्हें वर्तमान में हम क्या कह सकते हैं? वर्तमान में इन्हें हम फाइनेंस सेक्रेटरी कह सकते हैं, वित्त सचिव कह सकते हैं। राजस्व विभाग का बच्चों यही क्या था? अधीक्षक था। राजस्व विभाग का ये क्या था बच्चों? अधीक्षक था। यानी मजूमदार जो है ये राज्य का वित्त मंत्री था। ठीक, वर्तमान देखिए उस समय ये वित्त मंत्री है, लेकिन अगर वर्तमान किसी पद से इसकी तुलना करने को कह दे, आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ ले कि उस समय का यानी शिवाजी के समय का जो वित्त मंत्री था वो वर्तमान में भारत के किस पद से जुड़ा हुआ था, तो वर्तमान में ये फाइनेंस सेक्रेटरी है, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर। क्योंकि अष्टप्रधान के जो पद थे वो सलाहकारी थे, वो डिसीजन मेकिंग वाले पोस्ट नहीं थे। वो सिर्फ अपने विभाग से रिलेटेड विषयों में सलाह दे सकते थे। ठीक है, तो ये बच्चों ये राजस्व विभाग के क्या थे? अधीक्षक थे, प्रमुख थे, यानी ये वित्त सचिव हुआ करते थे। और इस पद पर शिवाजी ने किसको नियुक्त किया था? नीरोजी नीलकंठ को। किसको नियुक्त किया था? नीरोजी नीलकंठ तथा रामचंद्र नीलकंठ, ये दो लोग थे बच्चों। यानी मजमुआदार यानी अमात्य के पद पे शिवाजी के समय कौन कौन थे? नीरोजी नीलकंठ और रामचंद्र नीलकंठ बच्चों। तो दो ऐसे व्यक्ति थे जो शिवाजी के समय क्या थे? जो शिवाजी के समय बच्चों फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, अब देखिए कहते हैं तीसरा सुरनवीश या सचिव। तीसरा कौन है? सुरनवीश है। यह शाही पत्र व्यवहार हेतु जिम्मेदार होता था। यह शाही पत्र व्यवहार यानी जो राजा के द्वारा किसी अन्य दूसरे राज्य से जो पत्राचार होता था, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? सुरनवीश कहते हैं। उसका प्रमुख कौन था? सुरनवीश हुआ करता था। और इस पद पर कौन थे? अन्नाजी दत्तो पंत। अन्नाजी दत्तो पंत बच्चों। अन्नाजी दत्तो पंत जो है ये क्या थे? इस पद पर नियुक्त किए गए थे। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहो बच्चों, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? एक बार सभी लोग बता दें, यहां तक क्लियर हुआ? एक बार सभी लोग बता दीजिए बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? तो सुरनवीश के पद पर बच्चों कौन है? सुरनवीश के पद पर आपके कौन है?
अन्नाजी दत्तोपंत, ध्यान रखिएगा, अन्नाजी दत्तोपंत बच्चों। अगला जो है बच्चों वो दबीर या सुमन। अगला कौन है? दबीर या सुमन। ये आज के विदेश मंत्री थे, यानी आज के बच्चों, आज के क्या है? विदेश मंत्री हैं ये आज के क्या है? विदेश मंत्री बच्चों। एक सेकंड, आज के बच्चों ये क्या है? विदेश मंत्री हैं। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं बच्चों ये विदेश या राष्ट्र मंत्री शिवाजी का दबीर कौन था? रामचंद्र पंत थे बच्चों। इन्हें जनार्दन पंडित भी कहा जाता है, इनको जनार्दन पंडित भी कहा जाता है। देखिए, ये वर्तमान भारत के विदेश सचिव कह सकते हैं आप इनको, फाइनेंस सेक्रेटरी कह सकते हैं आप। ठीक, तो वर्तमान भारत के विदेश सचिव, जबकि उस समय ये विदेश मंत्री हैं। अगला है सरे नौबत, ध्यान रखिएगा, ये सेनापति का पद होता था और इस पद पर बच्चों कहा जाता है, इस पद पर हमेशा लगभग बच्चों कहा जाता है कि कोई मराठा ही नियुक्त किया जाता था। ठीक है, सेनापति शिवाजी ने इस पद पर किसको बनाया था? हम्बीर राव मोहिते। ये हम्बीर नहीं बच्चों, ये हमीर है, हमीर राव मोहिते है। ये कौन है? हमीर राव मोहिते बच्चों, ये हमीर राव मोहिते हैं। ठीक है, कौन है इस पे? हमीर राव मोहिते हैं, ये ध्यान रखिएगा, हमीर राव मोहिते बच्चों। ठीक, तो सरे नौबत सेनापति शिवाजी ने इस पद पर किसको बनाया? हमीर राव मोहिते को नियुक्त किया बच्चों। किसे नियुक्त किया? हमीर राव मोहिते को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, हमीर राव मोहिते का यहां पे नियुक्त किया गया था। ठीक, तो शिवाजी ने इस पद पर बच्चों किसे बनाया? हमीर राव मोहिते को बनाया था। नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो, ये तो प्री में पूछेगा, लेकिन मेंस में ये नहीं पूछेगा। ठीक है, मेंस में केवल प्रशासन लिखने को बोलेगा और वहां पर आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप जो है पूरा जो है बच्चों फैक्ट आप वहां पे उतारो। मेंस में फैक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक, मेंस में आपको कॉन्सेप्ट याद है, केवल आपको अष्टप्रधान के नाम याद हैं तब भी वो पर्याप्त है बच्चों। केवल अष्टप्रधान के अगर नाम याद हैं तब भी वो क्या है? पर्याप्त है। तो आपके लिए वहां पे जरूरी नहीं होता है कि आपको सारे नाम आपको इंडिकेट करने हैं, आपको नाम नोट करने हैं, लिखने हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वाक्यानवीश। वाक्यानवीश या मंत्री, वाक्यानवीश या मंत्री बच्चों, वाक्यानवीश या मंत्री। राजा की प्रतिदिन की गतिविधियों एवं दरबार की घटनाओं का विवरण लिखता था ये। वाक्यानवीश कौन होता था? वाक्यानवीश बच्चों कौन था? वाक्यानवीश का मतलब था कि राजा दिन में, यानी जो भी उसकी गतिविधियां होती थी उसकी घटनाओं का विवरण लिखता था। जैसे आजकल नेताओं की डायरी मेंटेन की जाती है प्रोटोकॉल के तहत, आपने देखा होगा वर्तमान में जो नेता होते हैं उनका एक पीए होता है। ठीक, और वो पीए नेताजी के दिन भर की पूरी समरी को कंप्लीट करता है, तैयार करता है कि दिन भर में नेताजी को कहां कहां पे जाना है। ठीक है, तो यहां पे भी वही काम होता था बच्चों। कहते हैं वाक्यानवीश यानी जो मंत्री था, यह राजा की प्रतिदिन की गतिविधियां एवं दरबार की घटनाओं का विवरण यह लिखता था। और यही गुप्तचरों का भी बच्चों प्रमुख था। दत्ताजी त्रयंबक वाक्यानवीश के पद पे थे। कौन थे? दत्ताजी त्रयंबक बच्चों, दत्ताजी त्रयंबक। ठीक, तो दत्ताजी त्रयंबक जो है ये वाक्यानवीश के पद पे हैं। दत्ताजी त्रयंबक बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पे ये गुप्तचर शब्द लगा है, यानी गुप्तचरों का मुखिया भी कौन होता था? गुप्तचरों का मुखिया भी बच्चों आपके कौन होते थे? वाक्यानवीश होते थे। गुप्तचर का मुखिया भी कौन होता था? वाक्यानवीश होता था। ठीक है, कहते पंडित राव और दानाध्यक्ष बच्चों, इस पद पर रघुनाथ राव को नियुक्त किया गया था। पंडित राव ये बच्चों धर्म से संबंधित मामलों को देखता था, ये धर्म एवं दान संबंधित मामलों को देखता था, धर्म एवं दान संबंधित मामलों को देखता था।
ये धर्म एवं दान संबंधित मामलों को देखता था बच्चों। ये धर्म एवं दान संबंधित मामलों को देखता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये धर्म एवं दान संबंधित मामलों को बच्चों ये देखता था। ठीक है, धर्म एवं दान संबंधित मामलों को देखता था। न्यायाधीश कौन थे बच्चों? देखिए, न्यायाधीश निराजी राव जी थे बच्चों। न्यायाधीश का काम क्या होता था? न्याय करना। न्यायाधीश का बच्चों काम क्या होता था? न्याय करना। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लेगा कि सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है, तो छत्रपति है। सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है? छत्रपति बच्चों। अंतिम रूप से न्याय कौन करेगा? छत्रपति करेगा। अंतिम रूप से न्याय कौन करेगा? छत्रपति करेगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि अंतिम जो न्याय करता है वो बच्चों क्या है? छत्रपति है। ठीक है, अंतिम जो न्याय करता है वो कौन है? छत्रपति है। ठीक, अंतिम न्यायकर्ता कौन है? छत्रपति है। ठीक है ना? ठीक, तो यहां पे निराजी राव जी थे बच्चों। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं दो लोग बच्चों, ध्यान रखिएगा, दो लोग, एक पंडित राव और न्यायाधीश, ये दोनों बच्चों युद्ध में नहीं जाते थे। ये दोनों जो है, ये दोनों बच्चों, ये दोनों युद्ध में नहीं भाग लेते थे। ये दोनों युद्ध में नहीं भाग लेते थे। ये दोनों युद्ध में नहीं भाग लेते थे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये दोनों युद्ध में भाग नहीं लेते थे। और दूसरी बात आपको बता दे बच्चों, दूसरी बात आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कहते हैं बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि, हाँ एक मिनट, कहते हैं कि इसमें बच्चों ये जो अष्टप्रधान आपने देखा, ये जो अष्टप्रधान अभी आपने पढ़ा बच्चों, ठीक, इसमें जो सरे नौबत का जो पद है, यानी जो सेनापति का पद है, उस पे ब्राह्मण की नियुक्ति नहीं होती थी। यानी वहां पर यह अनिवार्य नहीं होता था कि केवल ब्राह्मण की नियुक्ति होगी। बाकी जितने भी अष्टप्रधान हैं वो सारे के सारे जो 7 पद हैं, यानी सारे नौबत का पद हटा लीजिए, तो जो 7 बच रहे हैं उन 7 पदों पे ब्राह्मण मराठा की ही नियुक्ति होती थी। लेकिन सेनापति के पद पर, यानी सारे नौबत के पद पर इस बात की अनिवार्यता नहीं होती थी कि उस पे किसी मुसलमान को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आप क्या करिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि उस पे किसी मुसलमान की नियुक्ति नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिया है, अपवाद स्वरूप सारे नौबत के पद को छोड़कर शेष 7 पदों पर केवल ब्राह्मणों की ही नियुक्ति होती थी। अपवाद स्वरूप पंडित राव एवं न्यायाधीश जो है, इन दोनों को छेड़कर जो 6 थे बच्चों, उन 6 का सेना का नेतृत्व करना भी अनिवार्य था। यानी सेना जब युद्ध होता था तो उसमें से केवल 2, पंडित राव और न्यायाधीश, पंडित राव और न्यायाधीश, इन 2 को छोड़कर बच्चों बाकी जो 6 आपके अष्टप्रधान बच रहे हैं वो सभी युद्ध में क्या करते थे? पार्टिसिपेट करते थे। वो सभी युद्ध में क्या करते थे? भाग लेते थे बच्चों। ठीक है, वो सभी युद्ध में भाग लेते थे। दूसरा कह रहा कि शाही आदेशों, शाही आदेश मतलब जो राजा की तरफ से जारी किया गया आदेश होता था। शाही आदेश मतलब जो राजा की तरफ से जारी किया गया आदेश होता था बच्चों। कह रहा कि शाही आदेशों एवं संधियों पर सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश को छोड़कर शेष 5 का हस्ताक्षर होगा। कह रहा कि शाही आदेशों एवं संधियों पर सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश को छोड़कर शेष 5 का आदेश, 5 का हस्ताक्षर होता था। इन कोई भी शाही आदेश यानी राज्य की तरफ से जब कोई आदेश जारी होता था तो उस पर ये 3 को छोड़ दीजिए, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश, इन 3 को छोड़कर जो बाकी 5 आपके बच रहे हैं उन 5 का भी हस्ताक्षर होता था। पेशवा, मजूमदार, सचिव एवं सचिव, मंत्री छत्रपति के दाहिनी ओर, जबकि शेष 4 जो है बाईं ओर होते थे। जब राजमहल में बैठक होती थी, जब राज दरबार में बैठक होती थी तो उसमें पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था, मजूमदार, सचिव और सचिव एवं मंत्री ये छत्रपति के दाहिनी ओर होते थे, यानी इनका ओहदा मजबूत था। जबकि शेष 4 जो है वो
बाईं ओर होते थे उनका पद बच्चों थोड़ा सा वाम हस्त क्या होता है भाई, वाम हस्त जो है थोड़ा सा वीक माना जाता है। क्या माना जाता है? वीक माना जाता है बच्चों। ठीक, अष्टप्रधान के अतिरिक्त शिवाजी ने सार्वजनिक कल्याण के लिए 18 विभागों का भी बच्चों गठन किया था। यानी इन अष्टप्रधानों के अतिरिक्त बच्चों, जो अष्टप्रधान आप देख रहे हैं, इस अष्टप्रधान के अलावा भी शिवाजी ने 18 विभागों का बच्चों क्या किया था? गठन किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको बच्चों ध्यान में रखना है, ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखिए चिटनिस। अब देखिए बच्चों चिटनिस क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। चिटनिस के बारे में, पद और प्रतिष्ठा में चिटनिस अष्टप्रधानों के समकक्ष ही होता था। वह छत्रपति का निजी सचिव था, न कि प्रधान का सचिव। शिवाजी का चिटनिस कौन था? बालाजी आवजी। ये चिटनिस भी बच्चों क्या होता था? एक तरह से अष्टप्रधान की तरह ही था। कहते हैं कि यह अष्टप्रधानों के ही समकक्ष था, यानी उसी के लगभग क्या था? समान था बच्चों। ये लगभग उन्हीं के बच्चों क्या था? समान था। ठीक, वह छत्रपति का ये निजी सचिव होता था बच्चों। जो चिटनिस है, ये चिटनिस कौन है? ये छत्रपति का निजी सचिव है। ये छत्रपति का निजी सचिव है बच्चों। ये छत्रपति का क्या है? निजी सचिव है। ये छत्रपति का बच्चों क्या है? निजी सचिव है। ठीक है, ये छत्रपति का निजी सचिव है बच्चों। ठीक, ये छत्रपति का निजी सचिव है। प्रांतीय प्रशासन। अब आपको पता बच्चों कि भाई जो मराठा अभिलेख हैं, जो मराठा साहित्य हैं, उससे पता चलता है कि शिवाजी ने अपने राज्य को प्रांतों में बच्चों क्या किया था? डिवाइड किया था। शिवाजी ने अपने राज्य को प्रांतों में बच्चों क्या किया था? बांटा था। कहते मराठी अभिलेखों में प्रांतों को शिवाजी का स्वराज कहा गया है। जो प्रांत होते थे बच्चों, कहा जाता है कि प्रांत को शिवाजी क्या कहते थे? स्वराज। प्रांत को शिवाजी क्या कहते थे? स्वराज कहते थे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक, तो कहीं अगर ये पूछ ले कि मराठा के स्वराज शासन को बताइए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। स्वराज का मतलब प्रांतीय शासन, स्वराज मतलब प्रांत बच्चों। स्वराज माने प्रांत, स्वराज मतलब प्रांत। साम्राज्य का विभाजन 4 प्रांतों में हुआ बच्चों। साम्राज्य का विभाजन 4 प्रांतों में हुआ। प्रांतों का प्रमुख कौन होता था? सरकारकुन, यानी जो प्रांत का मुखिया होता था। प्रांतों को कितने भागों में बांटा गया? 4 प्रांत में बांटा गया बच्चों। कितने भागों में? 4 प्रांत। शिवाजी के पूरे राज्य को 4 प्रांतों में डिवाइड कर दिया गया, और जो हर प्रांत था, प्रत्येक प्रांत का एक मुखिया बना दिया गया। और प्रांत के मुखिया को क्या कहते हैं? सर ए कारकुन। ऐसे लिखिएगा इसको, कैसे लिखेंगे? सर ए कारकुन। इनको कैसे लिखेंगे बच्चों? इस तरह से लिखेंगे, सर ए कारकुन। इस तरह से बच्चों यहां पे लिखेंगे आप, सर ए कारकुन। ठीक, या इनको मुख्य देशाधिकारी, सर सूबेदार भी कहा जाता था बच्चों। दोनों नाम आप लिख सकते हैं। तो जो राज्य के प्रांतों के प्रमुख होते थे वो सर ए कारकुन होते थे। ठीक है, सर ए कारकुन होते थे। कर्नाटक देखिए बच्चों, कर्नाटक के मुख्य देशाधिकारी का स्थान अन्य से ऊंचा होता था। जो आपका मराठों में जो कर्नाटक का क्षेत्र है बच्चों, वहां का जो प्रांत प्रमुख होता था अन्य तीनों प्रांतों से थोड़ा सा सुप्रीम होता था। क्यों? जैसे अष्टप्रधान में, सभी अष्टप्रधानों में पेशवा सुप्रीम होता था, ऐसा क्यों? ठीक, और वैसा ही प्रांत के मुखियाओं में भी बच्चों कहते हैं उसे अधिक शक्ति और स्वतंत्रता थी। प्रांतपतियों की नियुक्ति कौन करता था? शिवाजी स्वयं करते थे। कौन व्यक्ति प्रांतपति चुना जाएगा ये कौन तय करता है? शिवाजी तय करते थे। कौन व्यक्ति प्रांतपति चुना जाएगा ये कौन तय करते थे? शिवाजी तय करते थे बच्चों। ठीक है, प्रांतों के प्रमुख की सहायता छत्रपति के अष्टप्रधान की तरह 8 अफसर करते थे। कह रहा कि प्रांतों के प्रमुख की सहायता छत्रपति के अष्टप्रधान की तरह 8 अफसर बच्चों करते थे। यानी जैसे शिवाजी केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद रखते थे, वैसे ही प्रांतीय स्तर पर भी हर प्रांत का जो मुखिया होता था वह अपने नीचे क्या करता था? उसी तरह अष्टप्रधान रखता था जैसे
केंद्रीय स्तर पर शिवाजी अपने नीचे अष्टप्रधान रखते थे, ठीक है, यानी प्रांतीय स्तर पर भी बच्चों अष्टप्रधान हुआ करते थे, प्रांतीय स्तर पर भी अष्टप्रधान हुआ करते थे बच्चों, ठीक है। अब देखिए उत्तरी प्रांत जो होता था सल्हेर से लेके पूना तक था बच्चों, उत्तरी प्रांत सल्हेर से लेके पूना तक था। यह क्षेत्र मोरे त्रियंबक पिंगले के अधीन होता था। मोटे तौर पर इस प्रांत का प्रशासन शिवाजी स्वयं देखते थे। ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी प्रांत था, चूंकि इसी प्रांत में राजधानी आती थी बच्चों, इसी प्रांत में राजधानी पड़ती थी, और राजधानी कौन थी? रायगढ़। राजधानी कौन थी? रायगढ़। तो अक्सर शिवाजी जो है स्वयं जो है इस प्रांत के प्रशासन को हैंडल करते थे। हालांकि फिर भी एक प्रांत का मुखिया होता था जिसका नाम कौन था? मोरे त्रियंबक। यानी उत्तरी प्रांत का प्रमुख शिवाजी ने किसे बनाया था? मोरे त्रियंबक को बनाया था बच्चों। किसे बनाया था? मोरे त्रियंबक को बनाया था, ठीक। तो उत्तरी प्रांत का प्रमुख बच्चों कौन था? मोरे त्रियंबक पिंगले। कौन था? मोरे त्रियंबक पिंगले था, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आपका भू राजस्व प्रशासन है, ठीक है। ये आपका क्या है? भू राजस्व प्रशासन है बच्चों। भू राजस्व प्रशासन का मतलब होता है रेवेन्यू सिस्टम। और शिवाजी के भू राजस्व प्रशासन में आप दो चीजें पढ़ेंगे बच्चों, एक चौथ और सरदेशमुखी। तो थोड़ा पहले चौथ को समझ लें, फिर हम सरदेशमुखी को आपको बताते हैं। चौथ क्या होती है? चौथ माने बच्चों 1/4, यानी माने पॉइंट में, सॉरी परसेंटेज में आप कहें तो 25%। शिवाजी क्या करते थे? अक्सर बच्चों जो शिवाजी के राज्य के जो पड़ोसी क्षेत्र थे, शिवाजी के राज्य के जो पड़ोसी भूभाग थे, जो पड़ोसी क्षेत्र थे, शिवाजी अक्सर उन पे हमला करते थे बच्चों। शिवाजी क्या करते थे? अक्सर उन क्षेत्रों पर हमला करते थे, जैसे मुगलों के क्षेत्र पर हमला कर दिए। जब फसल तैयार हो गई, जब मुगल किसान या बीजापुर का, अहमदनगर का किसान जब फसलों को तैयार कर लेता था, जब उसे लगता था कि चलो यार फसल पक गई है, अब काटते हैं और काट कर इसे अपने घर ले चलते हैं, तब शिवाजी घोड़ों से पहाड़ से नीचे उतरते थे और उन किसानों से अनाज को लूट करके क्या होते थे? चले जाते थे पहाड़ों पर। अब वो बेचारे पहाड़ों पर शिवाजी का पीछा कर नहीं पाते थे। तो बाद में क्या हुआ कि भाई उन किसानों ने कहा, मुगलों वाले जो मुगल क्षेत्र थे या जो अन्य इनसे इनके राज्य से लगे हुए जो क्षेत्र थे, उन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो, लूटा ना करो, तुम आसानी से आओ, हमारे उत्पादन का 25% ले जाओ, लेकिन लूटा ना करो। भाई लूटने से क्या होता था कि सब कुछ ही ले चले जाते थे। उन्होंने अपनी सहानुभूति से, अपनी स्वेच्छा से, लूट से बचने के लिए, शिवाजी के आक्रमण से बचने के लिए स्वयं अपने उत्पादन का 25% या 1/4 शिवाजी को चौथ के रूप में बच्चों देना स्वीकार किया। इसी को क्या कहते हैं? चौथ कहते हैं, ठीक है। तो चौथ भी बच्चों शिवाजी की आय का एक बहुत बड़ा क्या था? साधन था। शिवाजी की आय का एक बहुत बड़ा साधन था। अब बात आती है सरदेशमुखी पे कि सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी क्या है? सरदेशमुखी क्या था बच्चों? ये 10% वसूला जाता था। सरदेश माने सरदार, यानी जो मराठा राज्य जो बना वह बच्चों मराठा सरदारों के यूनिटाइजेशन से बना। भाई मराठा सरदार सभी जो है एक साथ आए और उनके एक साथ आने से ही शिवाजी ने इतने बड़े राज्य की क्या किया? स्थापना किया। तो शिवाजी ने कहा कि देखिए भाई सभी मराठा सरदारों में मैं सबसे बड़ा हूं, और सबसे बड़ा होने के कारण हर सरदार या हर सरदेशमुख अपनी आय का 10% मुझे देगा। भाई जब तक मैं तुम लोगों से वसूलूंगा नहीं, तब तक मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर तुम मुझे अपनों में सबसे बड़ा नहीं मानोगे। अगर हम सब एक बराबर रहेंगे तो कल को आप विद्रोह करोगे। तो शिवाजी ने सबसे बड़ा सरदार या सरदेशमुख होने के कारण अन्य सरदेशमुखों से उनकी आय का 10% सरदेशमुखी वसूला, जिसे सरदेशमुखी टैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो आज तो बच्चों टाइम ओवर हो रही है, ठीक है। कल हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। और उम्मीद करता हूं आपकी क्लास समझ में आई होगी। जो ना समझ में आया हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जो है कहीं पे आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है। आज पहली बार पीपीटी से आपकी क्लास लिया, ठीक, लेकिन पीपीटी से मैं क्लास लेता नहीं हूं, केवल यही क्लास रहेगी, यानी शिवाजी का प्रशासन ही केवल आप पढ़ोगे पीपीटी से, बाकी सारी क्लासेस आपको हैंड रिटन पढ़ाऊंगा बच्चों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों। थैंक यू सभी को, शुभ रात्रि आज के लिए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।
है।